द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन एन ओपन ऑर्गन पाइप, क्या दिया बेटा आपको, ओपन पाइप दिया, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द थर्ड हार्मोनिक ऑफ ए क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप दी, उसकी थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी, ये दोनों सेम है। इफ द लेंथ ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप इज 20 सेंटीमीटर, क्लोज पाइप की लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो द लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप इज, तो ओपन पाइप की लेंथ कितनी, ये हमें पूछा है। बढ़िया क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया है। तो देखो हमें दोनों प्रकार के पाइप दिए हैं, तो यहाँ देखो फॉर क्लोज पाइप, फॉर क्लोज पाइप, और इधर फॉर ओपन पाइप, फॉर ओपन पाइप। क्लोज पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा बताओ, n इक्वल टू V/4L, है ना। क्लोज पाइप है इसलिए हम इसको NC लिखेंगे, NC यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप, और ये L के जगह LC यानी लेंथ ऑफ क्लोज पाइप। इधर ओपन पाइप के लिए n इक्वल टू होता है V/2L, ओपन है इसलिए ये NO यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप, और L के जगह LO यानी लेंथ ऑफ ओपन पाइप। तो ये बेटा हमने लिख लिया है। अब हमें बोला है कि क्लोज पाइप की थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी, कौन से हार्मोनिक के रे बाबू, थर्ड हार्मोनिक की। सो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक क्लोज पाइप के लिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक, ये क्या होती है बेटा, थर्ड हार्मोनिक है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बेटा, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी ही फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी क्लोज पाइप की दिस, और ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी ही फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप की। तो अगर फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी ये बेटा V/4LC, NC यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी NC इक्वल टू V/4LC है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक इससे बेटा ट्रिपल आएगी, क्योंकि ये थर्ड हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक, ये फर्स्ट हार्मोनिक, तो 3 टाइम्स ऑफ ये NC यानी ही 3 टाइम्स ऑफ V/4LC, ये थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी। अब बेटा हमें जो कंडीशन दी है प्रॉब्लम में, तो अभी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में जो कंडीशन हमें दी है वो क्या दी है, देखो स्पष्ट रूप से हमें दी है कि भाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप के इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज पाइप। तो देखो हमें बोला गया है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप की, ओपन पाइप, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप की इक्वल टू ये वाली फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज पाइप, फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज पाइप। यस, ये हमें बेटा कंडीशन दी हुई है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप की क्या होती है, तो ये होती है V/2LO इक्वल टू
थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्लोज पाइप के लिए ये होती है 3V/4LC। यस, तो इसमें जो कुछ कैंसिल होता होगा वो पहले तो बात तो कैंसिल कर दो। तो आप बोलेंगे सर वी कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया। तो बेटा यहाँ बचा क्या है, ऊपर कुछ भी नहीं है, 1, यहाँ येलो, यहाँ 3 और ये टॉइस बचे और ये LC इधर लिख रहा हूँ। अभी आपको इसमें वैल्यू किसकी दी है ये बताओ। तो आपको LC दी है, क्लोज पाइप की फ्रीक्वेंसी दी है 20। तो LC की वैल्यू रखो, तो 1/येलो वैसे ही इक्वल टू ये 3/2 और ये LC क्लोज पाइप की फ्रीक्वेंसी कितनी बेटा 20 दी है। तो 1/येलो इक्वल टू 3/20, 2 जा 40। हमें येलो चाहिए, इसको भी रिवर्स करो, इसको भी रिवर्स करो, इसको रिवर्स करो तो येलो/1 होगा, यानी ही येलो, और ये 40/3 होगा। सो येलो इक्वल टू 40/3 की वैल्यू सादी वैल्यू आती है, वो आती है बेटा 13.33 सेंटीमीटर। ये हुआ आंसर। ऑप्शन क्या है ये बताओ। तो ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन। क्लियर क्या? यस। 40/3 तो ये तो सिंपल डिवीजन है, 40/3, 3 1 जा 3, एक बचा सामने 0, 3 3 जा 9, एक बचा सामने 0 इसलिए पॉइंट, 3 3 जा 9, एक बचा सामने 0, फिर से 3 3 जा 9। तो ये बेटा 13.33 सेंटीमीटर ये आ गया बेटा आंसर। सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, नीट में ऑलरेडी पूछा गया, हमने एकदम सिंपल वे में उसको सॉल्व किया। क्लियर है बाबू? बोलो बोलो यस। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एन एयर कॉलम इन ए पाइप क्लोज एट वन एंड इज N1। वन एंड पे क्लोज है मतलब क्लोज पाइप दिया है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो N1 दी है। एंड दैट ऑफ द वन क्लोज एट बोथ द एंड्स इज N2। वो गलती से क्लोज बोला है, उसको ओपन करो, ओपन शब्द लिखो। दोनों तरफ से क्लोज नहीं होता, दोनों तरफ से क्लोज नहीं होता, ऐसा पाइप किसी काम का नहीं होता। जो पाइप दोनों एंड से क्लोज हो, जो पाइप दोनों एंड से क्लोज हो, ऐसे पाइप में यहाँ पे एयर कॉलम तैयार हो ही नहीं सकता, क्योंकि एयर फ्लो होगी ही नहीं, क्लोज होने के कारण कैसे फ्लो होगी, तो ऐसा पाइप नहीं रहता। क्लियर? तो क्या रहेगा, एक एंड पे क्लोज यानी क्लोज पाइप, या फिर दोनों एंड पे ओपन यानी ओपन पाइप। तो ये क्लोज पाइप और ये ओपन पाइप। क्लियर? हाँ। तो दूसरा पाइप ये ओपन पाइप दिया है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी है N2। When both the pipes are joined to form a pipe close at one end, अब इन दोनों को भी ज्वाइन किया और एक नया तीसरा क्लोज पाइप बनाया, तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन इट इज निगलेक्टिंग एंड करेक्शन, यानी एंड करेक्शन कंसीडर नहीं करना है। तो यहाँ फिर से आप देखिए जो प्रॉब्लम है, तो पहला यहाँ फॉर क्लोज्ड पाइप और इधर फॉर ओपन पाइप। यस, तो एक क्लोज पाइप दिया हुआ है, फिगर हम ड्रॉ कर लेंगे कि जैसे ये क्लोज पाइप, यहाँ ये ओपन पाइप। ओके, इसकी लेंथ L1 मान लो। क्या रे बाबू, इसकी लेंथ L1, इसकी लेंथ L2 मान लो। ओके यस। तो मुझे बताओ ज़रा आप कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी दी है, पहली फ्रीक्वेंसी यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वो N1 दी है। तो मुझे बताओ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर क्लोज पाइप इज, हाँ N1 दिए तो क्या रहती है वो V/4L, लेकिन ये लेंथ L1 दी है इसलिए L1। और इधर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर
ओपन पाइप इज, हाँ इसकी फ्रीक्वेंसी n2 दी है, ये होती है v/2l, लेकिन इसकी लेंथ l2, इसलिए l की जगह l2। तो n1 और n2 हमने बाबू रे लिख लिया। अगर n1 इक्वल टू v/4 l1 है तो l1 इधर n1 इधर, तो देयरफॉर l1 इक्वल टू v/4 n1, और इधर भी l2 इधर n2 इधर, सो देयरफॉर l2 इक्वल टू v/2 n2। यस, बिल्कुल सही। अब क्या किया कि इन दोनों को कंबाइंड किया, ये पहला वाला ये दूसरा वाला, दोनों को कंबाइंड किया। कंबाइंड किया तो क्या होगा ये बताइए मुझे। अगर इन दोनों को कंबाइंड किया तो इधर बताता हूँ, तो ये क्लोज पाइप देखो रे बाबू, ये क्लोज पाइप, इसकी लेंथ L1, और ओपन पाइप जो है ये इसको अटैच किया ये इस प्रकार से, तो ये लेंथ L1 क्लोज पाइप की, ओपन पाइप की लेंथ L2। तो इसकी जो नई लेंथ तैयार होगी वो लेंथ हम बोलेंगे L। क्या बोलेंगे? तो मुझे बताओ ऑब्वियसली L इक्वल टू क्या होगा? L1 प्लस L2। L इक्वल टू L1 प्लस L2 किसके लिए? फॉर न्यू क्लोज पाइप, क्योंकि नया जो बना ये क्लोज पाइप है, एक एंड से क्लोज यानी क्लोज पाइप, तो फॉर न्यू क्लोज पाइप आप देख सकते हैं कि L इक्वल टू L1 प्लस L2, लेकिन अब L वैसे ही, और L1 की वैल्यू ये है रे बाबू, L1 की वैल्यू v/4 N1 प्लस L2 की वैल्यू ये है जो हमने फाइंड करके रखे, वो है v/2 N2। तो ये L हमें मिला है, हमें बोला है कि ये जो है नया क्लोज पाइप उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करो, ये हमें बोला है। तो फिर देयरफॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू क्लोज पाइप इज, ये हम n लेंगे, क्या लेंगे रे बाबू? और क्लोज पाइप होने के कारण क्या फार्मूला होता है? n इक्वल टू आपको मालूम है v/4l। यल यानी अभी उसकी लेंथ। क्लोज पाइप का क्या होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला? v/4l। हाँ, तो v वैसे ही 4 वैसे ही, और ये देखो l की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो बरा l की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो रखो यार l की वैल्यू, तो हमें क्या मिलेगा? तो ये रखो, तो ये v/4 N1 प्लस v/2 N2। यस, इधर लिख रहा हूँ, चलेगा रे बाबू? देखो तो यहाँ पे आप देखेंगे कि v ये कॉमन आएगा, क्या आएगा? v कॉमन आएगा, तो कॉमन ले लो, सो n इक्वल टू ये v अपॉन ये 4 ऑलरेडी है, ये v कॉमन लिया, बचा क्या? तो आप बोलेंगे सर 4n1 1 अपॉन प्लस ये 1/2n2, तो v तो कैंसिल हो गया, तो n इक्वल टू 1 अपॉन ये 4। अच्छा अभी बराबर ध्यान दो, 1/4 N1, और यहाँ डिनोमिनेटर जो है 4 लाना है हमें, तो यहाँ जानबूझ के ये जो है 1 और 2, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 2, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4 N2। ये स्टेप सबको क्लियर? क्या बोलो? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो यहाँ से 4 कॉमन आ सकता है, तो 1 अपॉन ये 4, और ये देखो ये 4 तो 4 कॉमन आ गया, तो
तो ये बचा 1/n1 प्लस ये 2/n2, तो 4 ये कैंसल, सो n इक्वल टू ये 1/n1 प्लस 2/n2, सो दिस इज इक्वल टू ये 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए n2 इंटू 1 n2, n1 इंटू 2 यानी 2n1 अपॉन ये n1 इंटू n2, हाँ ये n, तो देयरफॉर n इक्वल टू देखो ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के डिवीजन में जो टर्म होता है वो ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाता है, न्यूमरेटर में, तो ये टर्म चला जाएगा न्यूमरेटर में, सो n1 n2 अपॉन n2 प्लस ट्वाइस n1, तो ये ऑप्शन आप देखिए और मुझे बताइए कौन सी ऑप्शन है, वो ऑप्शन सी है। क्लियर क्या? देखो कितना बढ़िया लेवल का प्रॉब्लम है, ये क्लोज पाइप ये ओपन पाइप दिया था और बाद में दोनों को ज्वाइन किया, क्लोज के ऊपर ये ओपन, तो ये बड़ा पाइप तैयार हुआ क्लोज पाइप नया वाला, और इसकी लेंथ यल इक्वल टू L1 प्लस L2, L1 और L2 हमने क्लोज पाइप और ओपन पाइप के लिए पहले ही फाइंड करके रखे, वो वैल्यू बाहर रखी, और नया पाइप एक क्लोज पाइप है तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू V/4L, ये L की वैल्यू रखी और आंसर निकाला सिंपल वे में। क्लियर है बाबू? बोलो यस। इन ए पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, एक पाइप है दोनों एंड पे ओपन, n1 and n2 be the frequencies corresponding to vibrating lengths L1 and L2 respectively, मतलब दो फ्रीक्वेंसीज दी है n1 और n2 और दो लेंथ्स दी है L1 और L2, तो द एंड करेक्शन इज, ओपन पाइप के लिए एंड करेक्शन क्या रहता है ये हमें यहाँ पूछा गया है, एंड करेक्शन क्या रहता है, तो भाई ऑप्शन उसकी आती है सी, ये ख्याल में रखो कि एंड करेक्शन इक्वल टू n2 L2 माइनस n1 L1 अपॉन ट्वाइस n1 माइनस n2। लेकिन कैसे आता है ये अभी मैं आपको यहाँ पे बाकायदा प्रूव करके बताता हूँ। पाइप कौन सा है बताओ? तो पाइप ओपन पाइप है। कौन सा पाइप है? ओपन पाइप है, ओपन पाइप। अच्छा ओपन पाइप है तो ख्याल में रखो यार एंड करेक्शन पूछा है, तो देखो पहले मोड में यानी फंडामेंटल मोड में क्या होता है, फंडामेंटल मोड में क्या होता है, तो दो आधी लूप तैयार होती है, ये वाली और ये वाली, मतलब ये एक वेव सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, ये दूसरी सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तैयार हुई ये स्टेशनरी वेव। जहाँ पे दो वेव टकराई वो होता है नोड और ओपन एंड ये होता है एंटी नोड। लेकिन जब एंड करेक्शन दिया जाता है तो कंसेप्ट समझ लो, एंड करेक्शन दिया है मतलब समझ लेना एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि एंटी नोड ओपन एंड पे नहीं तैयार होता बल्कि थोड़ा सा अप तैयार होता है, और ये जो डिस्टेंस होता है इस डिस्टेंस को बोला जाता है ई, एंड करेक्शन। एंड करेक्शन हमेशा ओपन एंड पे ही रहेगा, क्लोज एंड पे नहीं होता है। तो ओपन पाइप को दो ओपन एंड है इसलिए एंड करेक्शन भी दो रहते हैं, एक ये वाला, इसी प्रकार से एंटी नोड यहाँ नहीं तैयार होगा, थोड़ा सा नीचे तैयार होगा, और ये डिस्टेंस यानी भी एंड करेक्शन ए, और ये पाइप की लेंथ जो है ओपन पाइप की लेंथ यल। तो भाई अब ये कंसेप्ट आपके पास है, तो मुझे बताओ ओपन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या? तो देखो फॉर ओपन पाइप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज n इक्वल टू V बाय क्या होता है रे बाबू? ट्वाइस यल होता है, हाँ या ना? ओपन पाइप है, क्लोज रहा तो यहाँ 2 की जगह 4 रहता है, तो n इक्वल टू V बाई 2L ये हमें मिला है। तो फिर V इक्वल टू V वैसे ही 2L इधर लाया
तो क्या होगा, तो 2l इधर लाया तो 2n और ये l 2n l, लेफ्ट इक्वल टू राइट, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, देयरफॉर v इक्वल टू ट्वाइस n l बरोबर। लेकिन जब एंड करेक्शन हमें विचार में लेना है तो ये यल देखो, यल के साथ ये एंड करेक्शन ही इधर का और इधर का दोनों कंसीडर किए जाते हैं, तो v इक्वल टू ट्वाइस n और यल के साथ प्लस 2e आ गया। क्यों आ गया समझ में आया, क्योंकि एंड करेक्शन हमें कंसीडर करने के लिए बोला है, क्योंकि एंड करेक्शन की वैल्यू तो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है बाबू, एंड करेक्शन की वैल्यू, यस। तो ये v इक्वल टू 2nl ये है बेटा फार्मूला विदाउट एंड करेक्शन उसके लिए, और ये फार्मूला है विथ एंड करेक्शन। तो ये फार्मूला v इक्वल टू ट्वाइस nl ओपन पाइप के लिए जब हम एंड करेक्शन नहीं विचार में लेते, और जब यल के साथ हमने ये ट्वाइस ही ली, मतलब हमने एंड करेक्शन कंसीडर किया। और एंड करेक्शन हमें कंसीडर करना है क्योंकि हमें एंड करेक्शन का ही फॉर्मूला पूछा है। हाँ सर, तो v इक्वल टू ट्वाइस n l प्लस 2a। लेकिन अभी यहाँ पे बेटा आपको दो केसेस दी है, तो ये फर्स्ट केस और ये सेकंड केस। तो फर्स्ट केस में एक ऑलवेज ख्याल में रखना, v यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, एयर में साउंड की वेलोसिटी वो कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ दो केसेस है, तो ये v वैसे ही इक्वल टू ट्वाइस n की जगह n1, l की जगह l1 प्लस ट्वाइस e पहली केस के लिए। दूसरी केस के लिए v वैसा ही, ये ट्वाइस n की जगह फ्रीक्वेंसी n2, लेंथ l की जगह l2 प्लस ये ट्वाइस ही। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो इक्वेशन 1 और 2 की लेफ्ट हैंड साइड चेक करो, तो लेफ्ट हैंड साइड कैसी है, सेम। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 वही गेट हमें मिलता है, क्या मिलता है, ये ट्वाइस n1 l1 प्लस ट्वाइस ही। अरे लेफ्ट हैंड साइड सेम, तो राइट हैंड साइड भी क्या रहेगी, सेम रहेगी ना, दिस इक्वल टू दिस। सो ट्वाइस n1 l1 प्लस ट्वाइस ही इक्वल टू ट्वाइस n2 l2 प्लस ट्वाइस ही। क्या कैंसिल होगा, तो सर 2 2 कैंसिल, तो बचा क्या, n1 l1 प्लस ट्वाइस ही इक्वल टू n2 l2 प्लस ट्वाइस ही। अब इधर लिख रहे हैं जगह न होने के कारण, तो यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये n1 l1 प्लस ये n1 इंटू 2e इक्वल टू ये n2 l2 प्लस ये n2 इंटू 2e, यस। तो e के टर्म एक तरफ कर दीजिए और बाकी टर्म दूसरे तरफ कर दीजिए, यस। तो आप मुझे बताइए कि हमें क्या मिलेगा, तो देखो बरोबर ध्यान दो, ये n2 l2 वैसे ही ये इधर लिया n1 l1, ये n1 इंटू 2e वैसे ही, और ये e का टर्म n2 इंटू 2e इधर लिया। तो यहाँ से कॉमन क्या आ गया, तो आप बोलेंगे सर 2e कॉमन, बचा क्या n1 माइनस n2, और ये वैसे ही n2 l2 माइनस n1 l1। तो हमें e चाहिए, तो e वैसे ही, ये भी वैसे ही n2 l2 माइनस n1 l1 अपॉन ये 2, और ये n1 माइनस n2 इधर लिया। तो ये बेटा आ गया e का फॉर्मूला ओपन पाइप के लिए। तो ये फार्मूला e इक्वल टू n2 l2 माइनस n1 l1 अपॉन ट्वाइस n1 माइनस n2। और अब ऑप्शन बताओ, ऑप्शन क्या है, सी। तो देखो ये एंड करेक्शन का फार्मूला अब मैंने पूरा डिटेल में फाइंड किया करके दिया, आपको जस्ट ये फार्मूला याद रखना है ताकि ये सॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़े एंट्रांस में। हाँ, बोर्ड में ये क्वेश्चन आपको ऐसा सॉल्व करना पड़ता है। तो बोर्ड के इसमें भी मैंने ऑलरेडी आपको वहाँ पे बताया है, बोर्ड के इसमें
और यहाँ अभी याद ध्यान दो ये एंट्रांस के लिए, तो यहाँ तो हमें सिर्फ आंसर चाहिए, तो फॉर्मूला ख्याल में रखो, ओपन पाइप के लिए एंड करेक्शन ई इक्वल टू n1 n2 l2 माइनस n1 l1 अपॉन ट्वाइस n1 माइनस n2। किसके लिए रे बाबू रे? ओपन पाइप के लिए। फिर एक प्रश्न आएगा कि सर क्लोज पाइप रहा तो क्या होता है? यही आता है, बस ये टू नहीं आता। किसके लिए? ओपन पाइप के, ये ओपन पाइप के लिए वाओ टू नहीं आएगा। किसके लिए? क्लोज पाइप के लिए। तो फिट कर लो, ये एक नहीं बल्कि दो MCQ। ओपन पाइप रहा तो ये फार्मूला यहाँ पे टू रहता है, क्लोज पाइप रहा तो यही फार्मूला, लेकिन ये टू यहाँ रहेगा नहीं। तो एक नहीं बल्कि दो MCQ हमने यहाँ पे अभी कवर किए हैं। क्लियर क्या रे बाबू? यस, वो भी सिंपल वे में। यस, ओके। द एयर कॉलम इन ए पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। ओपन पाइप दिया है, वाइब्रेट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ओवरटोन। थर्ड ओवरटोन इस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट हो रहा है। इट इज फाउंड दैट एयर इन द पाइप हैज, तो वो जो एयर कॉलम है उसमें आपको ऑप्शन में बोला ABCD में कि कितने नोट्स और कितने एंटी नोट्स तैयार होंगे। थर्ड ओवरटोन को अंडरलाइन करो। कौन सा रे बाबू रे? थर्ड ओवरटोन। फिर अभी आपको मालूम है फॉर ओपन पाइप, ओपन पाइप में हाँ पीथ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन इज क्या होती है रे बाबू? आपको मालूम है NP इक्वल टू P+1 इंटू एन यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज ओपन पाइप की, और NP यानी पीथ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ कौन सा ओवरटोन दिया है जिसको आपने अंडरलाइन किया? तो सर थर्ड ओवरटोन। तो देयरफॉर जहाँ जहाँ P है वहाँ 3 रखो। सो N3 इक्वल टू 3+1 इंटू एन, सो N3 इक्वल टू 4n। क्या रे बाबू? 4n। तो थर्ड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या आई है? 4n। क्लियर क्या? हाँ, तो जितने ओवरटोन होते हैं ख्याल में रखो ओपन पाइप में। किस में रे बाबू? ओपन पाइप में जितने ओवरटोन दिए उससे एक ज़्यादा क्या रहता है? हार्मोनिक। क्या रहता है? हार्मोनिक रहता है। तो यहाँ हमें ये थर्ड ओवरटोन दिया है, देयरफॉर क्या दिया है? थर्ड ओवरटोन इक्वल टू, ये देखो ये 4 आए ना, 4n है, देखो N3 इक्वल टू 4n। तो थर्ड ओवरटोन, तो उससे एक ज़्यादा क्या होता है? हार्मोनिक। ये देखो, तो थर्ड ओवरटोन यानी फोर्थ हार्मोनिक। क्या रे बाबू रे? फोर्थ हार्मोनिक। जितने हार्मोनिक होते हैं उतने ही लूप्स होते हैं। तो कितने रे? 4 लूप्स। और जितने लूप्स होते हैं उतने ही नोड होते हैं, इसलिए 4 नोड्स। और जितने नोड्स होते हैं उससे एक ज़्यादा एंटी नोड होता है, तो 5 एंटी नोड्स। तो आपको आंसर मिल गया कि कितने नोड और कितने एंटी नोड। कितने रे बाबू? 4 नोड और 5 एंटी नोड। अब फिगर की आवश्यकता नहीं, लेकिन ड्रॉ करके देता हूँ। तो ये 4 लूप्स रे बाबू। ओपन पाइप में कितने लूप्स बोल रहा है? 4 लूप्स। तो ये देखो फिगर देखो, ये रे बाबू ये पाइप। क्लियर क्या? अब इसमें आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं फिगर, लेकिन मैं ड्रॉ करके दे रहा हूँ। तो यहाँ पे बेटा 4 लूप्स। 4 लूप्स यानी कितनी आधी लूप? तो सर 8 आधी लूप। कितनी रे बाबू? कैसे ड्रॉ करोगे? तो पहले 2 इक्वल पार्ट बना लो, इसके बना लिए। अब हर पार्ट के 4 इक्वल पार्ट बनाओ। तो 1 2 3 4, इधर के भी 1 2 3 4। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, और ये इनकी सेंटर लाइन ले लेना है। तो ये देखो आधी लूप 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 आधी लूप। ये देख लो, बरोबर 4 लूप तैयार हो गई। 4 लूप्स तैयार हो गई। कैसे?
तो देखो 1 2 3 पूरी लूप और ये आधी, यानी एक और लूप, तो 3 + 1 कितनी 4। अब नोड गिनो, जहाँ पे दो वेव क्रॉस हो गई वो होता है नोड, तो नोड 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 नोड। और ये देखो यहाँ पे एंटी नोड, ये एंटी नोड, ये एंटी नोड, ये एंटी नोड और ये भी एंटी नोड। तो देखो 4 नोड्स हो गए और उससे एक ज़्यादा यानी 5 एंटी नोड्स हो गए। तो फिर आप मुझे ऑप्शन बताएंगे कौन सी ऑप्शन है? ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। तो इतने बड़े प्रॉब्लम को देखो एकदम सिंपल वे में आपके पास रखा, यस यस। इन ए रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कौन सा एक्सपेरिमेंट? रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। A vibrating tuning fork is held above the open end and water level is gradually pushed down. तो भाई एक हमें ट्यूनिंग फोर्क दिया है और वो ओपन एंड पे रखा और जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे पुश डाउन की। द फर्स्ट एंड द सेकंड रेजोनेंसेस ऑकर व्हेन द वाटर लेवल इज 24.1 सेंटीमीटर एंड 74.1 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो पहला रेजोनेंस 24.1 सेंटीमीटर पे, दूसरा रेजोनेंस 74.1 सेंटीमीटर पे ऑकर हो रहा है बिलो द ओपन एंड। तो द डायामीटर ऑफ द ट्यूब इज, उस ट्यूब का डायामीटर कितना? तो इसके लिए बेटा देखो सिंपल एंड करेक्शन का फार्मूला यूज करना है रेजोनेंस ट्यूब के लिए। तो फॉर रेजोनेंस ट्यूब एंड करेक्शन is equal to L2 minus 3L1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला ख्याल में रखो, E इक्वल टू L2 माइनस 3L1 अपॉन 2। L1 यानी इनिशियल लेंथ पाइप की, L2 यानी फाइनल लेंथ। तो ये फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन अब रेजोनेंस ट्यूब में एग्जैक्टली होता क्या है, तो यहाँ मैं फिगर ड्रॉ करके आपको बताता हूँ कि होता क्या है। लेकिन पहले प्रॉब्लम जो है एंट्रांस के लिए हमें वो रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट ड्रॉ वगैरह नहीं करना है, लेकिन मैं आपको ड्रॉ करके दूंगा अभी। लेकिन पहले प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये L2 लेंथ यानी बाद की लेंथ वो कितनी दी है बोलो जरा? तो वो दिए 74.1 माइनस 3 इंटू पहली लेंथ हमें दी है 24.1 अपॉन ये 2। तो 74.1 माइनस 24.1 इंटू 3 करोगे तो आएगी 72.3 अपॉन 2। ये डिफरेंस 74.1 माइनस 72.3 करोगे तो ये डिफरेंस आता है 1.8 अपॉन ये 2। वैसे ही 1.8 अपॉन 2 यानी 0.9 एंड करेक्शन ई की वैल्यू। लेकिन ऑलवेज ख्याल में रखना एंड करेक्शन ये उस पाइप के डायामीटर के 0.3 टाइम्स होता है। तो ई इक्वल टू 0.3 डी यानी डायामीटर, ये 0.9 वैसे ही। तो डी इक्वल टू 0.9 अपॉन 0.3। तो 0.3 का थ्राइस होता है 0.9। तो d इक्वल टू 3, ऑब्वियसली ये सेंटीमीटर। तो डायामीटर कितना रे बाबू? 3 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। और ऑप्शन बोलो क्या है? ऑप्शन डी। अब रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट बरोबर समझ लो। एक ओपन पाइप होता है, क्या होता है? ओपन पाइप। एक वेसल होता है, उस वेसल में वाटर लिया जाता है। ये वाटर लिया, ये जैसे ही इस वेसल में वाटर लिया और ये ओपन ट्यूब इसमें डीप की तो एक एंड उस पाइप का ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? क्लोज होता है। हाँ या ना रे बाबू? एक एंड क्या हो गया? क्लोज हो गया। दूसरी बात आप बोलेंगे सर ये ओपन पाइप ऐसे पानी के ऊपर कैसे रहेगा? तो इसको एक रेटोर्ट स्टैंड के द्वारा, किसके द्वारा रे बाबू? रेटोर्ट स्टैंड के द्वारा होल्ड किया जाता है।
ये ऐसे रेटोर्ट स्टैंड के द्वारा इसको होल्ड किया जाता है। तो ये रेटोर्ट स्टैंड है, रेटोर्ट स्टैंड। तो ये स्टैंड के कारण ये जो पाइप है इसको होल्ड करके रखते हैं। ओके, तो इसमें जो पहले अभी एक क्या किया सुनो, एक ट्यूनिंग फोर्क लिया। ट्यूनिंग फोर्क आपको मालूम है ये होता है ट्यूनिंग फोर्क, ये हैंडल यानी स्टेम होता है, स्टेम यानी हैंडल, और ये दो उसके प्रॉन्ग्स होते हैं, एक प्रॉन्ग ऐसा ही ये दूसरा। तो ये स्टेम यानी हैंडल ऐसे हम हाथ से इसको होल्ड करते हैं और दोनों में से एक प्रॉन्ग एक रबर कॉर्क के ऊपर, एक रॉड रहता है उसके ऊपर रबर कॉर्क ऐसे वाउंड किया जाता है, और एक प्रॉन्ग उसके ऊपर ऐसा जस्ट धीरे से टच करके यहाँ रखा जाता है ऐसे। ये यहाँ पे ये ट्यूनिंग फोर्क जो है, ये ट्यूनिंग फोर्क ये वाला यहाँ रखा तो ये वाइब्रेट होता है। ट्यूनिंग फोर्क क्या होगा, ऐसा स्ट्रक करके यहाँ रखा तो वाइब्रेट होगा, और यही वाइब्रेशन ये जो पाइप है इसके एयर कॉलम में आते हैं, और पहले इसमें ये आधी लूप तैयार होती है। क्या तैयार होती है, तो ये पहली लेंथ जो है, ये पहली लेंथ L1, पहली लेंथ L1, क्योंकि पाइप कौन सा हो गया अभी, ये क्लोज पाइप, एक एंड पे क्लोज यानी क्लोज पाइप। हाँ, अब क्या किया जाता है कि दूसरी केस के लिए आपको मालूम है क्लोज पाइप में दूसरी केस कौन सी होगी रे, पहली केस में आधी लूप तैयार होती है और दूसरी केस में 3 आधी लूप तैयार होती है। कितनी आधी लूप, तो हम क्या करते हैं कि इस ट्यूब को अप लेके जाते हैं, अप लेके जाते हैं, ऐसा अप लेके गए, मतलब इस ट्यूब को हम यहाँ से मतलब ये करते हुए, यहाँ से ये करते हुए, ये देखो अभी आधी लूप तो हट गई, अभी इस ट्यूब को हम ऐसे ऊपर उठाते हैं, ये इधर लेके आए। क्या रे बाबू, ये इधर लेके आए, क्लियर क्या, वही ट्यूनिंग फोर्क हमने लिया, स्ट्रक करके यहाँ रखा, ये यहाँ रखा, तो ये वाइब्रेट हुआ, तो ये एयर कॉलम भी वाइब्रेट होता है, और अभी यहाँ एक आधी लूप नहीं तो 3 आधी लूप तैयार होती है, इसलिए 3 इक्वल पार्ट बनाइए, ये बनाइए 3 इक्वल पार्ट, तो एक आधी लूप, दूसरी आधी लूप, तीसरी आधी लूप। मतलब एक्चुअली क्या हुआ कि ये एक वेव आई, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, और ये दूसरी बाउंड होके मतलब रिफ्लेक्ट होके चली गई, तो ये स्टेशनरी वेव हमें मिली जिसमें 3 आधी लूप है। तो ये 3 आधी लूप की ये जो अभी लेंथ रहेगी ये है बेटा L2। तो L1 वाली आप देख सकते हैं पहले केस में तो वो तो छोटी रहेगी, और L2 उससे नियरली अबाउट 3 टाइम्स रहती है। क्या रहती है, 3 टाइम्स, उससे भी थोड़ी ज़्यादा। तो ये L1 और L2, तो वही L2 हमें याद दिया है 74.1 सेंटीमीटर, जबकि L1 महज दिए 24.1। मतलब जो फाइनल लेंथ है L2, ये इनिशियल लेंथ L1 से 3 टाइम्स से भी थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो ये देखो L2 की वैल्यू 74.1 माइनस वैसे 3 वैसे, और L1 पहली जो लेंथ है वो 24.1 सेंटीमीटर, तो ये वैसे रखा, माइनस देखो इसका थ्राइस किया तब भी ये 72.3 भरी, यानी अब भी इससे ये वाली छोटी है। ये डिफरेंस 1.8/2, 1.8/2 यानी 0.9। और ये जो एंड करेक्शन है वो मैंने बताया आपको, एंड करेक्शन क्या होता है कि ओपन एंड पे एग्जैक्टली एंटी नोड तैयार नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा अप तैयार होता है, और ये जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है रे बाबू, एंड करेक्शन। एंटी नोड इज नॉट एग्जैक्टली फॉर्म एट द ओपन एंड बट अ लिटल बिट अबव the open end. This concept is derived by the scientist, and that distance is called as end correction, and that end correction E equal to 0.3D.
where D is the inner diameter of the pipe, inner diameter of the pipe, inner diameter of the pipe. If suppose this is the pipe, if suppose this is the pipe, then inner diameter is this one. This one is the inner diameter. So end correction is 0.3D. That's why we have put the value of E as 0.3D. This is 0.9. This 0.3 is shifted to right. So D equal to 0.9 upon 0.3. 0.3 into 3 equal to 0.9. So D equal to 3. Obviously सेंटीमीटर. क्यों सेंटीमीटर? क्योंकि L1 और L2 आपको सेंटीमीटर में ही दी है. क्लियर? तो यहाँ जो मैंने आपको ये रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट बताया, दिस एक्सपेरिमेंट इज द रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट. लेकिन क्योंकि हम एंट्रांस के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ ये फिगर वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत नहीं. सो आपको जस्ट ये फॉर्मूला याद रखना है. जब भी आपको रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोला जाता है और एंड करेक्शन बोला जाता है तो उसका फॉर्मूला ए इक्वल टू L2 माइनस 3L1 अपॉन 2. जहाँ L1 यानी उसकी पहली लेंथ है जिसमें आधी लूप तैयार होती है और वो लेंथ छोटी रहती है. L2 यानी वो उसकी फाइनल लेंथ जो कि उससे काफ़ी बड़ी रहती है, पहली लेंथ से ट्रिपल से भी थोड़ी ज़्यादा रहती है. सो दैट्स वाई द फॉर्मूला डिराइव्ड बाय द साइंटिस्ट फॉर द एंड करेक्शन in case of resonance tube experiment is E equal to L2 minus 3L1 upon 2. Got it? Yes? Yes.